जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DC2 की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। DC2 के हम लोग ब्लॉक 2 के यूनिट 6 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 का हम लोग जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पार्ट 1 विटामिन है, तो उसके हम लोग यूनिट 6 के एक पार्ट को पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग उसके सेकेंड पार्ट को करेंगे, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो विटामिन डी का और एक नाम क्या है? सनशाइन विटामिन, सूरज की चमक वाला विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे स्किन को हम लोग सूरज की रोशनी में रखते हैं, सनलाइट के सामने रखते हैं, तो हमारा स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तब जो है ये विटामिन डी हमारे स्किन में तैयार होता है। ठीक है, हमारे स्किन में कोई एक सब्सटेंस है जो कि सनलाइट के साथ रिएक्ट करके विटामिन डी तैयार करता है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को खाने से ही विटामिन डी मिले, सुबह की सूरज की रोशनी में बैठने से भी हम लोग को विटामिन डी मिलता है, जो हम लोग सनलाइट से एक्सपोज करते हैं अपने बॉडी को। ठीक है, अब किन खानों में विटामिन डी होता है? जो एनिमल्स से जो खाना मिलता है, जैसे कि एग्स है, अंडे हैं, लिवर है, हाँ, फिर बटर जो है, ये सब में जो है हम लोग को विटामिन डी मिलता है काफ़ी अमाउंट में। ठीक है, फिश का लिवर ऑयल जो होता है, ठीक है, मछली के लिवर का ऑयल जो होता है उस वो बहुत रिच सोर्स है, उसमें विटामिन डी मिलता है। हाँ, ज़्यादातर जो प्लांट से जो खाना मिलता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है, आपने ये उसका फंक्शन क्या है कि विटामिन डी के बारे में हमने सुना है कि वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। ये बिल्कुल सही है, हमारी हड्डियों को वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल जो है वो हमारे बोन्स में डिपॉजिट होते हैं, हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होते हैं और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हम मिनरल्स हमारे हड्डियों में डिपॉजिट होंगे, कैल्शियम और फास्फोरस, उसको मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। मिनरल्स का डिपॉजिट होना हड्डियों में, उसको मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। तो विटामिन डी मदद करता है कि मिनरल्स हमारे बॉडी हड्डियों में डिपॉजिट हो। इस मिनरलाइजेशन को विटामिन डी मदद करता है दो तरीके से, by increasing the absorption of calcium and phosphorus, by helping the digestion of calcium and deposition of calcium and phosphorus in bone। एक तो कि हड्डियाँ इनको एब्जॉर्ब कर सके, हमारा बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए विटामिन डी की ज़रूरत है कि खाने से हमारा बॉडी कैल्शियम फास्फोरस को ले सके। दूसरा, वो हमारे हड्डियों में डिपॉजिट हो सके। इन दोनों इसमें भी विटामिन डी मदद करता है, इन दो कामों में विटामिन डी मदद करता है। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में इतना ही। अभी हम लोग विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ई ऑलमोस्ट सारे खानों में ही मिलता है। जो भी हम लोग वनस्पति तेल खाते हैं, जैसे बादाम का तेल, ग्राउंडनट ऑयल या सोया ऑयल या कॉटन सीड या सैफ्लावर जो सनफ्लावर ऑयल, ये सब में जो है विटामिन ई रहता है। ठीक है, इन सब में विटामिन ई होता है। और दूसरा सोर्सेस क्या है विटामिन ई का? होल ग्रेन सीरियल्स, मतलब कि साबुत जो हम फूड ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि चावल हो, गेहूँ हो, मक्का हो। ठीक है, जब हम उनको साबुत तरीके से खाते हैं। ठीक है, या फिर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जो कि डार्क कलर की होंगी, उसमें से भी विटामिन ई मिलता है। या फिर दाल, तरह तरह के पल्सेस हम लोग खाएंगे, या नट्स, तरह तरह के बादाम खाएंगे, काजू खाएंगे, अखरोट वगैरह, उससे भी विटामिन ई मिलता है। या ऑयल सीड्स है, तेल वाली जो बीज होते हैं, ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर हो, मस्टर्ड हो। ठीक है, इन सब से भी विटामिन ई मिलता है। एनिमल्स से जो खाना मिलता है उसमें विटामिन ई में कम में होता है, हाँ, पर जो प्लांट्स से जो खाना मिलता है उसमें विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है। पर जो एग का, अंडे का पीला वाला भाग है, जर्दी जिसे हम लोग बोलते हैं, या बटर है या लिवर है, इस सब में भी विटामिन ई कुछ अमाउंट में होता है। और विटामिन ई का फंक्शन क्या है कि वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इस द प्रोटेक्शन इट गिव्स टू अदर सब्सटेंसेस लाइक certain fatty acid, vitamin A and C, it prevents the destruction in body of the। हम लोग के बॉडी ने लिया है विटामिन ए, सी और फैटी एसिड को लिया है, वो कहीं टूट के निकल नहीं जाए बॉडी से, उनको प्रोटेक्ट करके उनकी रक्षा करने में विटामिन ई मदद करता है कि वो हमारे बॉडी में रहे। ठीक है, वो उनको टूटने नहीं देगा हमारे बॉडी में, और साथ ही साथ खाने से भी उनको निकलने नहीं देगा बाहर, अगर उसमें विटामिन ई रहेगा तो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन के जो है
जितने भी खाना प्लांट से हम लोग को खाना मिल रहा है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो, जैसे स्पाइनच पालक हो, कैबेज बंदा गोभी हो, लेट्यूस जो होता है बंद गोभी, और ये जो साधारण गोभी, ठीक है, इन सब में जो है विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और एनिमल्स जो खाना जैसे अंडे के येलो वाला भाग, मिल्क, या फिर लिवर जो मीट का लिवर पार्ट होता है, इन सब में विटामिन के अच्छे मात्रा में होता है, ठीक है। विटामिन के कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में है वो भी विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम नॉर्मली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंतड़ियों में रहता है, ठीक है। हाफ ऑफ द विटामिन के जो है जो जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही अपने आप ही तैयारी होता है विटामिन के। वो अच्छे बैक्टीरिया उनको तैयार करते हैं हमारे अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, और बाकी आधा जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है वो एनिमल या प्लांट फूड से हमें वो विटामिन के मिल जाता है। तो दो तरीके से विटामिन के होगा, या तो बैक्टीरिया उसे तैयार कर रहे हैं हमारी बॉडी के भीतर ही, या बाहर के खाने से हमें वो मिल रहा है। अब उसका मतलब फंक्शन क्या है। आपने कभी देखा कि जब आपका फिंगर कट जाता है या आपके बॉडी में कहीं कट हो जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, कुछ देर बाद ब्लड निकलना रुक जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक क्लॉट जैसा बन गया, ब्लड वहाँ पे जम सा गया है उस घाव के ऊपर, और वो ब्लड को निकलने नहीं दे रहा है। तो विटामिन के बहुत मदद करता है कि बॉडी में ब्लड क्लॉट हो, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, मनुष्य का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड को क्लॉट करने में, जमने में वो एक मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एंटी ब्लीडिंग विटामिन भी कहते हैं, विटामिन के को, ठीक है, जो कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग को रोकता है। जो बॉडी से ब्लड निकल रहा है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उसे विटामिन के रोकता है, ठीक है। तो इस तरह विटामिन के जो है ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। कैसे? वो एक तरह का प्रोटीन बनाता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो ये विटामिन के यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है कि हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सब फैट सॉल्युबल विटामिन था। अब हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो ग्रुप के जो विटामिन है वो सबको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होके रह जाता है, पर ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हमारे बॉडी में नहीं स्टोर कर सकते ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। जैसे ही वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में जाएगा ये विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो हमारे बॉडी से यूरिन के रूप में निकल जाएगा बाहर, यानी ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में वो स्टोर होके नहीं रह सकता है। अब जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो विटामिन है वो उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, और उन सब का फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। इनमें क्या क्या है? थायमीन है B1, रिबोफ्लाविन है B2, फोलिक एसिड, नायासिन और विटामिन B12 है। ये ज़्यादातर सारे खानों में एक साथ ही पाया जाता है, तो इसीलिए से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं इस पूरे ग्रुप को, B1, B2 और B12 को, ठीक है। थायमीन, रिबोफ्लाविन और फोलिक एसिड, नियासिन, ठीक है, विटामिन B12। तो ये क्या मदद करता है ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन? इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को टूट जाए हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी उसे एब्जॉर्ब करे और उससे एनर्जी मिले हमारे बॉडी को, इस पूरे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मदद करता है, ठीक है। हम लोग इसमें पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, थायमीन या विटामिन B1 के बारे में। वो ज़्यादातर प्लांट और एनिमल के खाना से हम लोग को मिलता है, ठीक है। सारे ही खानों में ऑलमोस्ट विटामिन B1 थायमीन रहता है। बस कहाँ नहीं रहता, जो फैट्स हम लोग खाएंगे या फिर तेल खाएंगे या शुगर खाएंगे, तो ये सब में बहुत कम अमाउंट में विटामिन B1 रहता है। और जो होल ग्रेन सीरियल्स होता है, जो कि साबुत जो फसलें हम लोग खा रहे हैं, जैसे कि गेहूँ और चावल खा रहे हैं, या होल पल्सेस है पूरी तरह का दाल हम लोग जो खा रहे हैं, उन सब में बहुत विटामिन B1 रहता है। एनिमल ओरिजिन में हम लोग जाएंगे तो पोल्ट्री है ना, जैसे मुर्गी, बतखें या अंडे के पीले भाग, हाँ, या फिर मीट्स,
कुछ तरह के लीन मीट जो होते हैं, कुछ तरह के मीट, इन सब से जो है हमें विटामिन B1 मिलता है। ठीक है। अब है कि एक चीज़ यहाँ पे जानना होगा कि अगर हम लोग ये जो साबुत फूड ग्रेन्स है या पल जो सीरियल्स है या पल्सेस है, दाल है, उनको हम लोग अगर बहुत प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, बहुत उनको तोड़ देंगे, बहुत उसको पाउडर कर देंगे, तो क्या होता है कि उसका विटामिन B1 कंटेंट भी कुछ बहुत चेंज हो जाता है, कम भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरे विटामिन भी उसमें कम हो सकती है, या उन्हें ज़्यादा हम पका देंगे तो उसका विटामिन कम हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया है कि आगे उसी के बारे में बताया है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मदद से तरीके से अपने फूड स्टफ को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग करने से क्या होता है, प्रोसेसिंग कब से होता है, जब से हम फसल काटे हैं खेतों से लेके, और जब तक हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक खा रहे हैं, तब तक में जो है बहुत तरीके से वो प्रोसेस होता है, हर समय उसमें प्रोसेसिंग चल रहा होता है। जब हम लोग फसल काटेंगे उसमें हम उसको छिलके से उसे निकालते हैं बॉयल करके, उस समय एक प्रोसेस हो गया उसका। ठीक है। फिर दोबारा बॉयल करेंगे, दूसरा प्रोसेस होगा, तो चलता रहेगा। प्रोसेसिंग का मतलब है कि बार बार उसे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बार बार कुक कर रहे हैं। ठीक है। प्रिपेयर करके हम लोग उसको बार बार फिर कुक कर रहे हैं, इसको ही प्रोसेसिंग का फॉर्म कहेंगे। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बीट को कैसे प्रोसेस करते हैं, राइस को कैसे। हाँ। और प्री प्रिपरेशन प्रोसीजर्स भी होता है। ठीक है। जैसे स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन क्या है, देखिए, व्हीट को कैसे प्रोसेस करेंगे, राइस को कैसे करेंगे, और स्प्राउटिंग मतलब कि कैसे उसमें से अंकुर निकालेंगे या उसे थोड़ा खट्टा करके उसे फर्मेंट करेंगे, ये सब भी प्रोसेसिंग में आता है। जैसे कि व्हीट को प्रोसेस करना, व्हीट को नॉर्मली हम लोग व्हीट ग्रेन के रूप में यूज़ करते हैं, उससे आटा बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं, पर उसका प्रोसेस्ड फॉर्म जब हम उसे बहुत चूर कर देते हैं, देखिए जब हम लोग उसे साबुत जो ये है व्हीट के दाने हैं, गेहूँ के दाने, उसे हल्का हल्का तोड़ देंगे तो हम उससे दलिया बनाते हैं, पॉरिज बनाते हैं। ठीक है। और अगर हम उसे थोड़ा पीस देंगे, ठीक है, तो हम लोग उससे आटा बना देते हैं, और उसे पीस देंगे, रिफाइन कर देंगे, तो उससे मैदा और सूजी भी बनता है। ठीक है। तो जितना भी उसमें दूसरा विटामिन या थायमिन विटामिन होता है, वो सब ज़्यादातर उसके छिलके में रहता है, या फिर ग्रेन के ऊपर वाले पार्ट में रहता है, जर्म लेयर जो है उसका उसमें रहता है। ठीक है। तो जो है जब भी हम लोग आटा के रूप में खा रहे हैं, तो उसमें आटा में उसके साथ में छिलका भी पिसा जाता है। ठीक है। और जर्म लेयर का भी उसमें पार्ट आ जाता है। ये गुड सोर्स है थायमीन का, उसमें विटामिन हम लोग को विटामिन B1 आसानी से मिल सकता है। पर मैदा सूजी में वो बहुत ज़्यादा पिसा के रिफाइन कर दिया जाता है उससे। ठीक है। तो उसमें उसका छिलका का पार्ट बहुत कम रह जाता है, तो उसमें जो है वो जो है गुड सोर्स ऑफ विटामिन नहीं रहता है, विटामिन की उसमें कमी हो जाती है। ठीक है। थायमीन की भी और दूसरे की भी कॉम्प्लेक्स विटामिन की भी। इसी तरह राइस, पॉलिश्ड राइस जो है, यानी कि राइस को जो है उसके छिलकों को हटा देना और उसे 2-3 बार उबाल के तैयार करना, उसमें क्या होता है कि उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बहुत कमी हो जाती है, थायमीन की बहुत कमी होती है। पॉलिशिंग का मतलब क्या है, देखिए, पैडी क्या होता है, पैडी होता है जो चावल में उसके छिलके लगे रहते हैं, उससे हम पैडी कहते हैं। ठीक है। उसको या तो मशीनों में पिसाई कर दिया जाता है, या फिर हाथ से उनको कूटा जाता है ताकि उसके ऊपर का छिलका निकाल दिया जाए। ठीक है। फिर उस चावल के दानों को फिर से धो धा के साफ किया जाता है, ताकि वो वाइट चमकता हुआ दिखे, वाइट पॉलिश्ड अपीयरेंस के बाद बस को उबाल दिया जाता है। ठीक है। तो उबाला तो नहीं जाता, उसे धो के अच्छी तरह से साफ कर देते हैं, तो इस तरह उसके ऊपर का छिलका हम लोग हटा देंगे और पॉलिश फॉर्म में पूरा उसको ले आएंगे, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के बार बार साफ कर दिया जाएगा, तो उससे भी विटामिन और थायमिन की कमी हो जाएगी, B विटामिन और थायमिन की। राइस को और एक तरीके से भी मिलता है, जिसको पार बॉयल्ड या सेला राइस कहते हैं। पार बॉयल्ड राइस कैसे बनता है कि राइस को कच्चे राइस को पानी में भिगो के 2-3 दिन रख दिया जाता है, या बॉयल किया जाता है, या स्टीम कर दिया जाता है, और फिर उसे सुखा दिया जाता है दोबारा से, क्योंकि मार्केट में मिलता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी उसके बाहर के लेयर में जो न्यूट्रेंट है, वो सब उसके अंदर के लेयर में चला जाता है। ठीक है। तो
जब इस तरह से उसको बॉयल कर दिया जाता है तो जो थायमिन और विटामिन है वो इस अभी नहीं लूज होता है, रह जाता है उसके भीतर। ठीक है, जब आउटर लेयर ऑफ राइस को इस प्रोसेसिंग प्रोसेस में जब आउटर लेयर को हटा दे रहे हैं हम बॉयल करते समय करने के बाद, तो भी विटामिन नष्ट नहीं होता क्योंकि विटामिन उसमें अंदर की तरफ चला गया है। तो पार बॉयल्ड राइस खाना ठीक है, खाया जा सकता है, पर पॉलिश राइस थोड़ा नुकसान करेगा। अब सोकिंग ऑफ राइस इन वाटर बिफोर कुकिंग, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में भी कि जो है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है वो पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग अगर चावल को भिगो के रखे हैं तो सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम लोग, भिगो के रखते हैं चावल को और फिर वो पानी को फेंक देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उससे बहुत लॉस हो जाता है विटामिन का। ठीक है, तो एक तो इस पानी को हम लोगों ने कुकिंग के समय यूज़ नहीं किया जिसमें भिगो के रखा चावल को। उसके बाद जिस पानी में हम चावल को बॉयल करें अगर उस पानी को भी फिर से हम लोग फेंक देंगे तो सारा वाटर सॉल्युबल विटामिन निकल जाता है चावल से। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग फेंकते हैं उसका जो स्टार्च पार्ट होता है उसे तो हम लोग बाहर फेंक ही देते हैं। नेक्स्ट है स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, जो भी सीरियल्स या पल्सेस हैं उनको स्प्राउटिंग या फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब कि उनको हम पानी में भिगो के रखते हैं, 2 दिन उसको सुखाते हैं, फिर पानी में भिगोते हैं ताकि उसमें से अंकुर निकल जाए। इससे क्या होता है कि उनके भीतर का जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी है वो बहुत ही मात्रा में उनमें बढ़ जाता है। ठीक है, स्प्राउटिंग क्या है कि उसमें से वो सीड को हम जर्मिनेट कराते हैं, अंकुर कराते हैं, उसमें छोटा सा पौधा निकलता है, उसे पानी में डुबो के रखते हैं 24 घंटे तक। ठीक है, फिर उसे एक भीगे कपड़े में बांध के रखते हैं तो उसमें से छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं, अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हरे मूंग जो है, ठीक है, उनको हम स्प्राउट कर सकते हैं हरे मूंग को, और फिर बाद में हम उससे रायता बना सकते हैं। ठीक है, या फिर पराठा के भीतर भर के हम उसको स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं, या सलाद के रूप में हरे हरे मूंग को, अंकुरित हरे मूंग को हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, उसे पानी में रात भर भिगो के रखना है, फिर पानी सुबह फेंक के उस कपड़े में बांध के रखना है तो उसमें से अंकुर निकल आते हैं। फर्मेंटेशन क्या है कि केमिकल चेंजेस खाने में आएगा। ठीक है, कुछ जैसे कि कुछ ऐसे खाने के स्टफ है जिन्हें हम पीस के रखेंगे और फिर उसे पानी में भिगो के या कोई चीज़ फ्लूइड में उसे भिगो के रखेंगे और रात भर छोड़ेंगे थोड़ा गर्मी में, तो उसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया उसमें बहुत बढ़ जाएंगे और सुबह वह अच्छा उसमें वो हल्का खट्टा स्मेल होगा और वो अच्छा रहेगा हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि इडली के लिए हम लोग जो घोल रखते हैं उसमें अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो उसे हम सुबह खाते हैं। ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन करने से जो मिक्सचर है, जो चावल का घोल हम रखे थे, चावल और उड़द का घोल, वो हल्का हो जाता है, पफी हो जाता है और वो आसानी से हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, तो इडली सबसे कॉमन है फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, राइस और उड़द दाल को हम रात भर भिगो के रखते हैं पीसने के बाद तो वो फर्मेंट हो जाता है, हल्का हल्का हो जाता है, खट्टा हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, इसी तरह ढोकला जो हम लोग खाते हैं वो बेसन में दही मिला के उसे भी हम छोड़ देते हैं कुछ समय तक ताकि वो भी हल्का हो जाए, फूल जाए। ठीक है, तो इस सब में भी जो है ये सब खाने के लिए अच्छा होता है, इनमें भी विटामिन की मात्रा में होता है। ठीक है, तो विटामिन का बहुत ही थायमिन का बहुत रोल है, वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म होने में कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके उसमें बहुत मदद करता है। वो बॉडी सेल्स की भी मदद करता है थायमिन, ताकि बॉडी सेल्स हमारा ग्लूकोज को आसानी से यूज़ कर सके ताकि एनर्जी उसमें से निकाल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। DEC2 में नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिबोफ्लाविन या फिर B2 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।